अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ टॉर्ट। अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। अब जैसे कि वर्ड से ही लिखा हुआ है कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। दो तरह की रॉन्ग्स होती हैं, क्रिमिनल रॉन्ग्स एंड सिविल रॉन्ग। तो अगर कोई रॉन्ग ऐसी है कि जिसमें क्राइम कमिट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो रॉन्ग जो है वो सिविल रॉन्ग तस्वुर होगी और टॉर्ट जो है वो परटेन करता है सिविल रॉन्ग से। अब बेसिकली टॉर्ट जो है दिस इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ। कोई भी आपको इसकी बुक नहीं मिलेगी जैसे कि हमारे बाकी कोडिफाइड लॉज होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पीनल कोड्स हैं। अब टॉर्ट का इस तरह से कोई भी एक्ट नहीं है कि आपको कहीं पे टॉर्ट एक्ट मिले। तो बेसिकली टॉर्ट जो है ये ड्राइव्ड हुआ है हमारे कॉमन लॉ से। नाउ व्हाट इज़ कॉमन लॉ? कॉमन लॉ इज़ बेसिकली प्रेसिडेंट्स। पुराने वक्तों में जब भी कोई ऐसी कोई क्वेश्चन कोर्ट्स के सामने आता था जो कि कोडिफाइड लॉ में मौजूद नहीं है लेकिन वो किसी का राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ऐसा जब राइट इन्फ्रिंजमेंट होती थी और दूसरे बंदे को रेमेडी प्रोवाइड करनी होती थी फॉर रिड्रेसल ऑफ दैट ग्रीवेंस थ्रू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विच इज़ बेसिकली अ सिविल राइट, तो कोर्ट्स जो है वो उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के बाद जो उनकी जजमेंट आती थी, जितने भी फिर नए केसेस आते थे उनमें उस जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन दिया जाता था। तो जैसे प्रेसिडेंट्स होते हैं इसी तरह एक कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कॉमन लॉ में जो पुराने कोर्ट्स के पास जो जितने भी केसेस आते थे रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, तो उनकी बेसिस पे जो डिसीजंस दिए जाते थे आने वाले वक्तों में उसी को बेस बना के नए आने वाले जितने भी केसेस थे उनमें डिसीजन दिया जाता था। तो दिस इज़ बेसिकली कॉमन लॉ। जैसे अभी आजकल आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके जो डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं। तो अभी तो ज़्यादातर जजमेंट्स जो हैं वो कोडिफाइड लॉज में आती हैं। लॉज जो हैं लिखे हुए हैं और कोई भी लीगल प्रपोजिशन आती है तो उस लॉ के तहत सूट फाइल किया जाता है या FIR फाइल की जाती है इन केस ऑफ क्राइम, और सिविल लॉ में जो है वो सूट फाइल किया जाता है और उसी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट एक डिसीजन देती है। अब जब एक डिसीजन आ जाता है तो वो डिसीजन उसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इसी तरह कॉमन लॉ इज़ बेसिकली डील विद द प्रेसिडेंट्स, और जितने भी प्रेसिडेंट सेट हुए उन्हें ये फिर बाद में डील किया गया फॉर सॉर्टिंग द केसेस ऑफ टॉर्ट ऑफ। Now, for which the remedy is common law action for unliquidated damages. Unliquidated damages are those which are not measurable. Measurable damages are called liquidated damages and unliquidated damages are called not measurable. अब कौन से damages हैं which are not measurable? Measurable damages वो होते हैं जो कि किसी ख़ास mental state की वजह से आपको हों, या आपका कोई legal right infringe हुआ है लेकिन आपको बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं हुआ, बट बिकॉज योर लीगल राइट इज़ इन्फ्रिंज्ड और उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, दैट्स वाई कोर्ट अवार्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कि एक मशहूर केस है एशबे वर्सेस वाइट, जिसमें ये हुआ था कि जो प्लेंटिफ है उसने वोट कास्ट करना था और उससे जो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने वोट कास्ट करने नहीं दिया। अब जिसके फेवर में एशबे ने वोट कास्ट करना था वो बंदा एट द एंड जीत गया। अब देखा जाए तो एशबे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उसने वोट कास्ट नहीं किया, बट द पर्सन हुम यू वांट टू वोट वन द इलेक्शन। लेकिन क्योंकि उसका राइट टू वोट एक उसका लीगल राइट था और वो इन्फ्रिंज हुआ था, ठीक है, तो अब ये एक ऐसा डैमेज है जो कि कोई बज़ाहिर नुकसान नज़र नहीं आ रहा बट लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो ऐसे सारी चीज़ें जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और अगर नुकसान हुआ है तो वो उसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं। एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो पार्टीज़ के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन से बाउंड हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे टॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत सूट फाइल किया जाएगा, टॉर्ट का सूट वहाँ पे फाइल नहीं होगा। और अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी
पॉन्ड के पास से गुजर रहे हैं और आपकी वहाँ पे बिल्कुल ऐसी ड्यूटी नहीं है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं आपने उनका ख्याल रखना है कि कोई डूब ना जाए। तो अगर आपके सामने कोई डूब रहा है और आपने उसको नहीं बचाया तो वो आपके ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं कर सकता। उसके सॉरी जो लीगल एयर्स हैं, डेफिनेटली वो डूब रहा है तो वो डूब जाएगा, तो उसके लीगल एयर्स आपके ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं कर सकते। उसको बचाना आपकी मोरल इक्विटेबल ड्यूटी थी, आप ड्यूटी बाउंड नहीं थे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी स्विमिंग पूल के पास एज अ गार्ड, लाइफ गार्ड खड़े हैं और आपके सामने कोई डूब रहा है और आपने उसको नहीं बचाया और उसको आपने डूबने दिया है, तो फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन। इन दैट केस अ सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट यू। सो टॉर्ट इज़ बेसिकली अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ कॉमन लॉ एक्शन। होप सो आपको ये सारी इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एसेंशियल में सब सारे वही चीज़ें फॉल कर रही हैं जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा एड ऑन की गई है वो ये है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। नाउ व्हाट इज़ राइट इन रैम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम वो होता है जो दो बंदों के दरमियान में या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान में किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है या किसी और ऐसी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है कि वही पार्टीज़ एक दूसरे को सू कर सकती हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ठीक है, तो आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गए हैं। अब अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाती तो आप मुझे सू करेंगे और अगर आप अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाते तो मैं आपको सू करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं की तो आप किसी थर्ड पार्टी को जाके सू कर दें। तो इसे कहते हैं राइट इन पर्सोना, जो एग्जिस्ट करता है पर्सन टू पर्सन। अब इसमें ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 3, 4, 5 बंदों से किया है, लेकिन फिर भी हम 5-6 बंदों के बीच में ही है वो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करेगा तो उन्हीं 4-5 बंदों में से को आपस में सू किया जाएगा। ना व्हाट इज़ राइट इन रैम? राइट इन रैम जो है वो होता है जनरल पब्लिक के अगेंस्ट कोई राइट। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ़ोन है, आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा। अब दुनिया का कोई भी बंदा आपसे वो फ़ोन नहीं छीन सकता क्योंकि वो फ़ोन आपकी प्रॉपर्टी है। अब ये किसी एक स्पेसिफ़िक बंदे के अगेंस्ट आपका राइट नहीं है, ये पूरी दुनिया के हर बंदे के ख़िलाफ़ आपका राइट है। तो ऐसा राइट जो जर्नली एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं राइट इन रैम। आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो दुनिया का कोई भी बंदा उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में है, ठीक है। तो जब आप ओनर बन गए हैं तो फिर आपका जो राइट है वो जो राइट इन रैम बन जाता है, जो कि जनरल पब्लिक के अगेंस्ट डील कर रहा होता है। सो टॉर्ट इज़ बेसिकली अ राइट इन रैम, दिस इज़ नॉट अ राइट इन पर्सोना। राइट इन पर्सोना बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आते हैं, ठीक है, या पार्टीज़ की कहीं पे भी डीलिंग हो रही है तो उसी में सिर्फ राइट इन पर्सोनम आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्राइम? Any act or omission which constitute an offense and is punishable by law। कोई भी ऐसा काम या किसी काम का ना करना, ठीक है, जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, उसे ऑफेंस कहा जाता है और दिस इज़ अ क्राइम। मिसाल के तौर पे एक ऐसा काम, अब हमारे लॉ में लिखा गया है कि अगर मैं किसी के सर पर डंडा मारूंगी तो दिस इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और अगर मैं डंडा मारूंगी उसका मैंने सर फाड़ दिया और नहीं भी फाड़ा, इवन देन इट इज़ एन ऑफेंस और मुझे इतनी सज़ा होगी। तो जब एक लॉ में लिख दिया गया कि ये वाला अगर आप एक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा। मिसाल के तौर पे मेरी ड्यूटी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने टॉर्ट में पढ़ा कि इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस जो हैं, इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो टॉर्ट में नहीं आती। ओनली दैट ऑब्लिगेशंस जो कि जिनसे आप ड्यूटी बाउंड होते हो वो टॉर्ट में आती हैं, और वो वाली ओमिशंस जो कि आपके पिनल कोड में लिख दी गई हैं, वो वाली ऑब्लिगेशंस जो कि आपके पिनल कोड में लिख दी गई हैं, वो फिर आपकी उनकी ओमिशन जो है वो आपको क्राइम बना देगी। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम? देयर मस्ट बी एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन, देयर मस्ट बी हर्ट और इंजरी काज्ड टू अनदर पर्सन, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन actus rea, guilty act of the accused। Actus rea is the main essentials of a crime। Actus rea means a guilty act of the accused। मिसाल के तौर पे अगर किसी को जहर दे के मारा गया है तो जिस बंदे पे
आपने इल्ज़ाम लगाया है, देयर मस्ट बी एन एक्ट डन बाय हिम। उसके ऊपर ये इस तरह का कोई जो है वो इल्ज़ाम होना चाहिए कि इसने इस क्लास में या खाने में जहर मिलाया। कोई ना कोई गिल्टी एक्ट उसकी तरफ एलाइज होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं आपके सर पर डंडा मार दूँ तो वो क्राइम बन जाएगा। तो मेरा इसमें गिल्टी एक्ट क्या है कि मैंने डंडा उठा के ज़ोर से मार दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टस रिया। नाउ व्हाट इज़ मेंस रिया? कि क्रिमिनल इंटेंट है क्राइम कमिट करने की। मैंने डंडा उठा के मारा, दिस इज़ कॉल्ड एक्टस रिया। अब मेरा डंडा उठा के मारने का पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैंने आपका सर फाड़ना है, या मैंने आपको चोट पहुंचानी है, कि मैंने आपको हर्ट करना है। जहर डाल दिया खाने में, वो है एक्टस रिया। और जहर डालने का इंटेंशन क्या थी? कि बंदे को मारना है। ठीक है, तो मेंस रिया मीन्स देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल इंटेंट ऑफ द अक्यूज्ड टू कमिट द क्राइम। अब मिसाल के तौर पे अगर मेंस रिया मिसिंग है, मैं आपको जानती ही नहीं, ठीक है, और आप मुझ पे ये एलेज कर रहे हैं कि मैंने आपके खाने पे जहर डाल दिया है, तो ये केस को बहुत ज़्यादा डाउटफुल बना देता है और इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक ऐसा पर्सन जो आपको जानता ही नहीं है वो आपके खाने में जहर क्यों मिलाएगा। वाई ही हैज़ क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, तो मेंस रिया को कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक्टस रिया के साथ। अगर आप किसी के ऊपर डायरेक्ट ऐसा कोई लगा रहे हैं तो फिर आपने उसका क्रिमिनल इंटेंट भी प्रूव करना है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम? जैसा कि सबसे पहले हमने पढ़ा, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग और क्राइम इज़ अ crime. So the main difference is tort is a civil wrong and crime is a criminal wrong. In these differences we will say the first is tort is an uncodified law. ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कॉमन लॉ एक्शन से हम इसको ड्राइव करते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में आता है। टॉर्ट इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट। जब टॉर्ट कमिट होता है, टॉर्ट कमिट होने से पहले राइट एंड रेम है, लेकिन जब टॉर्ट कमिट हो जाता है तो ये 1-to-1 सिचुएशन आ जाती है, पार्टीज़ के दरमियान में आ जाता है। मिसाल के तौर पे, ना व्हाट इज़ टॉर्ट? ट्रेसपास फॉर एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल ऑफ टॉर्ट। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी पे आपकी इजाज़त के बगैर दाखिल हो जाती हूँ, ठीक है, भले ही मैंने वहाँ पे आके कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं जस्ट एंटर हुई हूँ तो टॉर्ट कमिट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेसपास। अब आपने आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता, दिस इज़ कॉल्ड राइट एंड रेम। लेकिन जब मैं आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो गई, इट मीन्स आप मेरे ख़िलाफ़ सूट फाइल करेंगे, सिंगल पर्सन के ख़िलाफ़। ठीक है, तो इन्फ्रिंजमेंट जो होगी वो इंडिविजुअल राइट की होगी। मैंने आपकी खाली प्रॉपर्टी पे मैं एंटर हुई थी, मैं पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं हो गई थी। ठीक है, तो आपको नुकसान दिया, आप मेरे ख़िलाफ़ सूट फाइल करेंगे, तो ये 1-to-1 पर्सोनम वाली सिचुएशन आ जाएगी, बट आफ्टर इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन जब क्राइम कमिट होता है तो वो पूरी सोसाइटी के जो है पब्लिक राइट्स को वो इफ़ेक्ट करता है और पूरी सोसाइटी को उससे इफ़ेक्ट करता है। कैसे? क्राइम जो है वो पूरी सोसाइटी को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि जितने भी क्राइम्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपके सर पे भी डंडा मारा था, अब मैं आपके सर पे डंडा मार रही हूँ और वो अनरिड्रेस चला जाता है। मिसाल के तौर पे आप मेरे ख़िलाफ़ FIR फाइल करते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक बंदा जब किसी को मार रहा है और उसको कोई जो है वो पुलिस ने नहीं पकड़ा या उसको किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं मिली, ठीक है, तो आप एक ऐसे क्रिमिनल एक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो बाद में जाके डिज़ास्टर्स हो सकता है। अब कोई भी बंदा किसी का भी सर फाड़ देगा बहुत आराम से, किसी का खून बहा देगा, कुछ भी कर देगा। तो इट मीन्स कि जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो बेसिकली पूरी सोसाइटी को, भले ही एक इंडिविजुअल इफ़ेक्ट हो रहा होता है, लेकिन वो पूरी सोसाइटी को ओवरऑल इफ़ेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनमें स्टेट भी पार्टी होती है। उसके बाद टॉर्ट में या तो डिफेंडेंट्स होते हैं और टॉर्ट फीसर उन्हें कहा जाता है। ठीक है, और क्रिमिनल कोर्ट जो हैं उसमें विक्टिम होगा और एक्यूज़ होगा। क्रिमिनल केसेस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में डील करेंगे और जो सिविल केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स में डील किए जाएंगे।
बेसिक मकसद ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो ये है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको रिलीफ दिया जाए, जबकि क्राइम में बेसिक मकसद ये होता है कि जो एक्यूज्ड है उसको पनिश किया जाए, उसको डिटर किया जाए ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी डर जाएं उसकी पनिशमेंट से और वो रुकें। In law of tort, when the defendant is proven liable, the defendant has to compensate the other party. और इसी तरह जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट जो है वो प्रूव हो जाता है कि वो गलत है तो उसे दूसरी पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जैसे हमने अभी पढ़ा था। और अगर क्राइम जो है वो प्रूव हो जाता है तो फिर कि उसको पनिशमेंट दी जाती है और इन सम केसेस फ़ाइन भी उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है। अब जो टॉर्ट है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वो बहुत लीनियंट है। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ से भी आप किसी भी पार्टी को जो है उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें एविडेंस बहुत स्ट्रिक्ट बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूफ चाहिए होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपके खाने में जहर डाल दिया लेकिन मैं आपको जानती ही नहीं, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया लेकिन आपको पता ही नहीं ये कौन है, तो ये केस बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। किसी भी किस्म का अभाम अगर आ रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट फेवर करेगा एक्यूज़ को, लेकिन टॉर्ट के केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ही जो है वो डैमेजेस अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि अभी मैंने आपको एक केस बताया था एचपी वर्सेस वाइट। अब इसमें एक बंदे ने वोट डालने से रोका। अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? वहाँ पे जो 2-3 लोग और बैठे हुए हैं उनसे उनकी एविडेंस आ जाएगी, और दूसरा वोटिंग जितनी भी हुई है उसमें क्योंकि आईडी कार्ड्स वगैरह से पता चल जाता है कि किस किस बंदे ने वोट किया है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने फेक वोट कर दिया है तो जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी एविडेंस इनफ है सिविल लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए कि इस बंदे को वोट कास्ट करने से रोका गया था, ठीक है। और फिर कोर्ट उस हिसाब से जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से देख के डैमेजेस अवॉर्ड कर देती है। लेकिन अगर कोई क्राइम है तो वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट किसी भी किस्म के अभाम के बगैर आपको प्रूफ करना होता है। टॉर्ट के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर लाई करता है, जो इंजर्ड पार्टी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हुई थी तो आपने मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दिया ट्रेसपास का, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू दैट आई हैव एंटर्ड इनटू योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन एंड अनलॉफुली। और क्राइम के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब विक्टिम के ऊपर कि ही इज़ द एक्यूज्ड। इन टॉर्ट द इंजर्ड पर्सन इज़ नॉन एज प्लेंटिफ, और क्रिमिनल केसेस में उसको विक्टिम कहा जाता है। टॉर्ट जो है वो टॉर्ट के केसेस में सूट फाइल किया जाता है, सिविल केसेस में आपको पता है सूट फाइल किया जाता है, और क्रिमिनल केसेस में या तो एफआईआर रजिस्टर होती है या फिर कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। In tort, intention is normally not relevant, while in crime, intention is always relevant. मेंस रिया नहीं होगा तो क्राइम प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप आपको टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, क्राइम इट्सेल्फ अ क्राइम, सो इट्स अ क्रिमिनल रॉन्ग। टॉर्ट कोडिफाइड लॉ है, वो अनकोडिफाइड लॉ है। टॉर्ट जो है वो वैसे तो राइट एंड रैम है, और जब इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो वो राइट इन पर्सोनम बन जाता है इन्फ्रिंजमेंट। इंडिविजुअल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है, क्राइम की जो इन्फ्रिंजमेंट है वो पब्लिक राइट की वायलेशन है। टॉर्ट के जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं, क्राइम के जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं। टॉर्ट के जो केसेस हैं वो प्लेंटिफ फाइल करता है, जो बंदा फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो जो फाइल करता है उसे विक्टिम कहते हैं। अब जो प्रोसीजर डील करता है टॉर्ट के केसेस में वो सिविल प्रोसीजर कोड है, और जो क्रिमिनल केसेस के प्रोसीजर को डील करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। लॉ ऑफ टॉर्ट का मेन मकसद है इंजर्ड पार्टी को रिलीफ देना, और क्राइम का मकसद है क्रिमिनल लॉ का कि जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश किया जाए।
एविडेंस जो है वो क्रिमिनल केसेस में स्ट्रिक्ट एविडेंस चाहिए होता है, जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर भी कंपनसेशन अवार्ड हो जाती है। टॉर्ट के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है क्लेमेंट पे, प्लेंटिफ पे, जबकि क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है प्रोसिक्यूशन पे। इंटेंशन जो है वो टॉर्ट के केसेस में नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होती, वाइल इन क्राइम इंटेंशन इज़ ऑलवेज रेलिवेंट। माइनर कैन बी सूड एंड कैन बी सूड इन टॉर्ट, जबकि क्राइम में आप 10 ईयर्स से नीचे के बच्चे को क्राइम में सू नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।